नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजुकिरम में। और हमारे चैनल पर वर्तमान में अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है, जिसमें आप लोग पिछली 3 क्लासों में आप देख चुके हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स पर चर्चा किए हैं। उसी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज देखेंगे बैंकिंग, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में किस तरीके से कार्य करता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था की देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा माना जाता है और इसका इतिहास 200 वर्ष पुराना है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती दिनों में 3 बैंकों को शुरू किया, जिसमें पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना की गई थी 1806 में। और दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना की गई थी 1840 ईस्वी में। तीसरी बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास 1853 यानी कि 1853 में। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं 3 बैंकों को लेकर भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की और ये तीनों बैंक जो थे वो पूर्णतः अंग्रेजों के लिए बनाया गया था, भारतीयों के लिए इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी। इन तीनों बैंकों का विलय एक नए बैंक इंपीरियल बैंक में किया गया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक में मर्ज कर दिया और उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में पूरी तरीके से विलय हो गया, जिसे अब हम लोग भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ और तथ्य है। 1881 में प्रथम भारतीयों की हिस्सेदारी वाली अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। जैसा कि हमने बताया कि ये शुरुआती जो 3 बैंक थे उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी नहीं थी। भारतीयों की हिस्सेदारी वाली बैंक बनी, उसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। इसके बाद 1894 में लाला लाजपत राय की प्रेरणा से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। लाला लाजपत राय ने प्रोत्साहित किया कि भारतीयों का भी एक बैंक होना चाहिए और उसी से प्रोत्साहित होकर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो कि भारत का पूर्णतः भारतीय बैंक था। इसके बाद इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारत का पहला अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो इलाहाबाद बैंक का नाम आता है और भारतीयों की हिस्सेदारी वाला बैंक था, यानी पूरी तरीके से भारतीय उसमें थे, उसका नाम है पीएनबी। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैंकिंग एक्ट 1949। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय भारत में बैंकों की संख्या करीब 500 थी। तो ज्यादा होने के कारण से सरकार इसका नियमन नहीं कर पा रही थी और इन सभी बैंकों का नियमन करने के लिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया या एक्ट बनाया, जिसे हम लोग बैंकिंग एक्ट 1949 बोलते हैं। इसमें करीब 3 तरह के बैंकों को सूचीबद्ध किया गया और वो 3 तरह के बैंक कौन कौन से थे। पहला बैंक था अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक का अर्थात आरबीआई के पास रजिस्टर 2 में अर्थात अनुसूची 2 में जितने भी बैंक सूचीबद्ध है उसे हम अनुसूचित बैंक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों जो लोन व्यापार संबंधी आदि देने का कार्य करते हैं उन्हें हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं और सरकार की हिस्सेदारी वाली बैंकों को हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से जाने जाते हैं। इस तरीके से बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत हम लोग भारत में 3 तरह के बैंकों को सूचीबद्ध किए हैं। इसके बाद एक और बड़ी सुधार की गई बैंकिंग लोकपाल के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्बुड्समैन। 1955 में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई, जिसे ग्राहक प्रहरी के नाम से जाना जाता है। ग्राहकों की पहरेदारी या ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1955 में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई। इसके तहत बैंक में यदि कोई आपकी समस्या है या बैंक से जुड़ी कोई समस्या है और बैंक के द्वारा 60 दिन के अंदर समाधान नहीं होता है
तो आप डायरेक्ट बैंकिंग लोकपाल या ओम्बुड्समैन से शिकायत करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और ये हमारा बैंकिंग लोकपाल के तहत किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए और ग्रामीण बैंकों को प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक प्रदान देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई अन्य कदम उठाए गए, जिनमें से एक था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को सबसे पहले हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, और इसमें ऑसबॉर्न स्मिथ को पहला गवर्नर बनाया गया। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं, उसी के बारे में सबसे पहला राष्ट्रीयकरण शब्द जुड़ा हुआ है। इसके प्रबंधन में 20 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का जो संचालन होता है उसको पूरी तरीके से 20 सदस्यीय एक बोर्ड डायरेक्ट करती है, जिसमें आरबीआई का एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 10 वित्तीय क्षेत्र की हस्तियां होती है। कुल मिला के 20 सदस्य इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक, इसमें आरबीआई का एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 10 वित्तीय क्षेत्र की हस्तियां शामिल होती है। 20 सदस्यों में हम लोगों ने देख लिया आरबीआई का गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर और 10 इकोनॉमिक एक्सपर्ट और 5 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, आरबीआई का अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। साथ ही कई बार पूछा जाता है आरबीआई के लोगो के बारे में, तो आप लोग देखे होंगे नोट पर आरबीआई का लोगो बना होता है हर एक नोट पर, तो उसमें हम लोग देखेंगे खजूर का वृक्ष होता है और नीचे एक बाग होता है, वो हमारा आरबीआई का लोगो है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आरबीआई के लोगो में खजूर के वृक्ष के नीचे खड़ा बाग, ये हमारा आरबीआई का लोगो है। ठीक, इसे बैंकों का बैंक तथा भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है। भारत सरकार को लोन प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त बैंकों को मान्यता प्रदान करता है, बैंकों को उसके नियमों को संदर्भित करता है, संचालन में सुविधा मुहैया कराता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। साथ ही यह नोटों का निर्गमन करता है। नोटों का निर्गमन का अर्थात नोट प्रिंटिंग। आप लोग देखे होंगे नोट 2 तरह के होते हैं, बड़े नोट और छोटे नोट, तो ये दोनों प्रकार के नोटों का निर्गमन करता है। साथ ही साथ कई प्रकार की टकसालें हैं, उनको आरबीआई के द्वारा ही संचालित किया जाता है और उन्हीं के अनुमति पर ही इन टकसालों में अर्थात मिंट में सिक्के और नोट छपाई आदि का काम होता है। एक और इसका महत्वपूर्ण काम है, आईएमएफ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये यूएन की एक संस्था है और भारत सरकार की तरफ से आरबीआई ही इसमें कभी भी प्रतिनिधित्व करना होता है तो आरबीआई करता है। ठीक, इसके बाद ये हमारा पहला राष्ट्रीयकरण था। दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ 1959 में। 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाया गया। ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाया गया और इसके तहत 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें आप लोग सुने होंगे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, सब में स्टेट बैंक लगा था। इस प्रकार के 8 बैंक थे और 8 बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक एक्ट बनाकर मर्ज कर दिया गया। ठीक, इसके बाद है देश की सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में किया गया, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 19 जुलाई 1969 को, और इस राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, ये अब तक का सबसे बड़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, जो कि 19 जुलाई 1969 को संपन्न हुआ। इसी तरीके से 15 अप्रैल 1980 को भी 6 और राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
पहला 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, और इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को किया गया। ठीक, साथ ही वर्तमान में अभी आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में तमाम प्रकार की खबरें पढ़ रहे होंगे, तो ये एक वर्तमान सरकार के द्वारा नई घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2020 से भारत सरकार ने 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंकों में विलय कर दिया गया। ठीक है, और इस विलय के बाद भारत में मात्र 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बच जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को। दूसरा राष्ट्रीयकरण किया गया था 1959 को, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक शामिल था और उसमें 8 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए। इसके बाद तीसरा किया गया 19 जुलाई 1969 को, और चौथा किया गया 15 जुलाई 1980 को, जिसमें 6 राष्ट्रीयकृत बैंक किए गए। इसके बाद वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 से 10 बड़े बैंकों को मिलाकर 4 बड़े विलय का ऐलान किया गया, और वर्तमान में मात्र 12 राष्ट्रीयकृत बैंक बच गए। अब उन 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों को सूचीबद्ध कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला बैंक आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद दूसरे नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग सीबीआई के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया BOI। चौथा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पांचवा बैंक है यूको बैंक। छठा बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक। 6 बैंक हो गए। इसके बाद 7वां बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। 8वां बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसमें 2 बैंकों को विलय किया गया है, देना बैंक और विजया बैंक। इन दोनों बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया है, अर्थात इसकी जितनी भी शाखाएं हैं अब उसका संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया जाएगा। इसी तरीके से पीएनबी में भी 2 बैंकों को मर्ज किया गया है। वो कौन से बैंक है? पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा है यूनाइटेड बैंक। ये हमारा 9वां बैंक था। इसके बाद 10वां बैंक है केनरा बैंक। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है। और 11वां बैंक है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद में इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया गया है। और एट लास्ट सबसे यानी कि 12वां बैंक है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, इस तरीके से यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से वर्तमान में ये जो 12 हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी ये सूची है। ठीक, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कुछ अन्य टॉपिक्स को लेकर आएंगे, और आज हम लोग इतना ही रखेंगे। हमारा चैनल आप लोगों को कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक्स और कमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके। साथ ही पिछली वीडियो के साथ साथ इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।